हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। लास्ट हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया, चैप्टर नंबर 6। चैप्टर 6 में हमने क्या क्या पढ़ा था। बेसिकली हमने सारे लाइफ प्रोसेसेस पढ़े जो बेसिक 4 थे उस चैप्टर के। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रीशन। न्यूट्रिशन में बेसिकली क्या था, हम फूड इनटेक करते हैं, वो डाइजेस्ट होता है, फिर वो एब्जॉर्ब होता है और एक्सक्रीट आउट हो जाता है। वो उस पर हमने कई सारे ऑर्गेनिजम्स देखे, ऑटोट्रॉप्स देखे, हेटरोट्रॉप्स देखे। ऑटोट्रॉप्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। हेटरोट्रॉप्स दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होते हैं। हेटरोट्रॉप्स में भी फर्दर 3 टाइप थे, पैरासिटिक, सेप्रोफिटिक और होलोजोइक। पैरासिटिक जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे फीड करते हैं, सेप्रोफिटिक जो डेड ऑर्गेनिजम्स पे फीड करते हैं, और होलोजोइक जो कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फूड में कन्वर्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। रेस्पिरेशन में हमने 2 टाइप के रेस्पिरेशन पढ़े, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। फिर हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम देखा ह्यूमंस का। ट्रांसपोर्ट में पढ़ा ब्लड सर्कुलेशन एंड लिम्फेटिक सर्कुलेशन सिस्टम। एक्सक्रीशन देखा हमने, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखा, किडनी वगैरह की फंक्शनिंग देखी। तो ये सब देखा हमने चैप्टर नंबर 6 में। और चैप्टर 6 का जो टेस्ट हुआ था उसमें कोई ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं किया बच्चों ने, 9 नंबर लेके आए हैं। इतना पढ़ाने के बाद भी अगर 9 नंबर ही लाने हैं तो फिर बेकार है बेटा पढ़ना। स्कोर करना सीखो, क्योंकि 10th क्लास है और इतने इजी क्वेश्चंस थे कि उसमें इजीली स्कोर किया जा सकता था। तो प्लीज़ स्टडी एट होम, पढ़ो घर पे। इसके बाद हम आज स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 15। आज हमें स्टार्ट करना है लेक्चर 12 चैप्टर 15। चैप्टर 15 है क्या, आर एनवायरनमेंट। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या है हमने। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे आपके जितने भी बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं उन सब के बारे में। बायोडिग्रेडेबल कौन से होते हैं, ओवरव्यू देता हूँ पहले। बायोडिग्रेडेबल कौन से होते हैं, वो वेस्ट जो डिकम्पोज हो जाते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल जो डिकम्पोज नहीं होते। उसके बाद हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम के बारे में, इंटरडिपेंडेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग एबायोटिक एंड बायोटिक। फिर फूड चेन, फूड कैसे ट्रांसफ़र होता है, फूड वेब, ट्रॉपिक लेवल, अलग अलग लेवल पे फूड कैसे कंज्यूम होता है, 10% लॉ, 10% लॉ, बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन और डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ये 3 टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अगर क्वेश्चन आया तो ज़्यादातर चांसेस है कि इन 3 टॉपिक में से ही आए। लास्ट में मैनेजमेंट ऑफ गार्बेज वी प्रोड्यूस। तो ये छोटा सा चैप्टर है, जल्दी ख़त्म हो जाएगा। इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन है, आर एनवायरनमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय एनवायरनमेंट। किसी को आंसर आता है? सर एनवायरनमेंट मीन्स एनवायरनमेंट, आपके आसपास का वातावरण ही आपका एनवायरनमेंट है। बेटा बहुत बढ़िया, ऐसे ऐसे ही आंसर देने सबने। टम्प एनवायरनमेंट आपके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं जो आपकी लिविंग में हेल्प करती हैं, चाहे वो बायोलॉजिकल वर्ल्ड हो, चाहे वो फिज़िकल वर्ल्ड हो, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, ये सारी चीज़ें मिल के आपका एनवायरनमेंट कंस्टिट्यूट करती हैं। मतलब एनवायरनमेंट में वो सारी चीज़ें आएंगी जो आपकी जीने के लिए ज़रूरी हैं, जैसे एयर, वाटर, सॉइल, प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, फंगाई। ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं आपकी लाइफ के लिए। अब ये नहीं कि मोबाइल फ़ोन लिख दो, बेटा मोबाइल फ़ोन गैजेट है, नेसेसिटी नहीं है। सर फिर बैक्टीरिया कैसे इम्पोर्टेंट है? ओह ओ, बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया बच्चों ने। अभी आंसर देते हैं आपको। बेटा बैक्टीरिया आपका डिकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं, और कुछ बैक्टीरिया जो हेल्पफुल होते हैं आपकी बॉडी के लिए वो आपकी बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से बैक्टीरिया हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है। बाकी सब तो समझ आ गया कैसे कैसे इंपॉर्टेंट है। एयर वगैरह, एयर ऑक्सीजन के लिए, वाटर बॉडीज़, सॉइल प्लांट्स ग्रो करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें कंस्टिट्यूट होके ये बनी है, वो सारा क्या है, आपका एनवायरनमेंट। एक बार रीड आउट कर लेते हैं। द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल वर्ल्ड वेयर वी लिव इज कॉल्ड आर एनवायरनमेंट। द एनवायरनमेंट इंक्लूड्स आर फिजिकल सराउंडिंग्स लाइक एयर, वाटर बॉडीज, सॉइल एंड
all the organisms such as plants, animals, human beings and microorganisms like bacteria and fungi. तो ये सारी चीज़ें मिला के क्या बनता है आपका एनवायरनमेंट. अब इसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. जैसा कि पहले बता ही दिया, आप ब्रॉडली वेस्ट को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो होता है जिसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ब्रेक कर देते हैं नॉन पॉइजनस सब्सटेंसेस में इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम. ऐसा वेस्ट जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ईजिली ब्रेक कर दें नॉन पॉइजनस सब्सटेंसेस में इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम इज टर्म्ड एज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. जैसे पेपर है, पेपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिके कर सकते हैं, फ्रूट पील्स हैं, वेजिटेबल पील्स हैं, और काउडंग है, कंपोस्ट है, इन सब चीज़ों को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिके कर सकते हैं. तो ये सारे वेस्ट कैसे हो जाएंगे, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जनरली आपके एनवायरनमेंट को पॉल्यूट नहीं करते, लेकिन जैसे बोलते हैं ना, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप. समझ कुछ नहीं आया होगा. सुनो, अगर किसी भी चीज़ की एक्सेस हो जाए, मतलब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाए, तो वो चीज़ हमारे लिए हानिकारक हो जाती है. जैसे हमें छुट्टी चाहिए होती थी, नहीं मिलती थी, तो हमें बुरा लगता था. अब इतने टाइम से छुट्टी चल रही है, अब हमें बुरा लग रहा है. तो किसी भी चीज़ का ज़्यादा होना हानिकारक है. तो इसी तरीके से अगर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट भी क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा हो जाए तो आपके एनवायरनमेंट को हार्म कर सकता है. तो सबसे पहले बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन सा होगा, ऐसा वेस्ट जिस पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्शन करने के बाद उसे ब्रेक कर सकते हैं नॉन पॉइजनस सब्सटेंसेस में, और वो जनरली पॉल्यूट नहीं करेगा, लेकिन अगर एक्सेस अमाउंट में है तो आपके एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर सकता है. क्या है, दो सब्सटेंसेस और वेस्ट मटेरियल्स which can be broken down to non-poisonous substances in nature in due course of time by the action of microorganisms like certain bacteria are called biodegradable waste. Example, cattle dung, compost, etc. वही biodegradable waste usually do not pollute the environment, but when their amount is large, which cannot be degraded into harmless substances in nature at the right time can pollute the environment. तो ये था बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के बारे में. इसके बाद आते हैं इसका ऑपोजिट पूरा, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. जैसे वहाँ पे डिकम्पोज करने के बाद नॉन पॉइजनस सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर सकते थे, यहाँ पे क्या होगा, नहीं कर पाएंगे, सिंपल. तो ऐसा वेस्ट मटेरियल जिसे हम इजीली डिकम्पोज करके नॉन पॉइजनस सब्सटेंसेस में कन्वर्ट ना कर पाएँ, ऐसे वेस्ट को क्या बोलेंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल. एग्जाम्पल जो आप बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हो, प्लास्टिक वेस्ट, प्लास्टिक, मेटल्स, डीडीटी. अब ये डीडीटी क्या है, डीडीटी होता है बेटा डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन. नाम याद रखना है, इंपॉर्टेंट है. डीडीटी मतलब डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन. ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो हम एज अ फर्टिलाइजर्स के अंदर यूज़ करते थे, जिसकी वजह से इसका जो एक्यूमुलेशन है वो हायर ट्रॉपिक लेवल्स पे बढ़ना शुरू हो गया. मतलब ये हार्मफुल है हमारे लिए. डीडीटी बायोडिग्रेडेबल नहीं है, मतलब वो डिकम्पोज नहीं होता, तो वो ऑर्गेनिजम्स में सेटल डाउन होने लगता है, जिसकी वजह से वो ऑर्गेनिजम्स को हार्म करता है. इस वजह से डीडीटी को बैन कर दिया गया है. एक बार रीड आउट कर लेते हैं. The waste materials which cannot be broken down into non-poisonous or harmless substances in nature are called non-biodegradable waste. Example, DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन. इस नाम को जितना बोलोगे उतनी जल्दी याद होगा, तो बोलना शुरू करो. DDT का मतलब डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन. उसके बाद द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन नॉट बी डिकम्पोज बाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया. नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज नहीं कर सकते. DDT is a non-biodegradable waste, so it can be passed along the food chain from crops to man or other animals and birds and harm them. For this reason, DDT has been banned from the use in the countries.
तो ये थे दो वेस्ट, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। आई होप समझ आ गया होगा। एक बार अब तक देखते हैं क्या पढ़ा हमने। एनवायरनमेंट देखा हमने। एनवायरनमेंट क्या था? फिज़िकल और बायोलॉजिकल वर्ल्ड, जिसमें क्या क्या आ रहे थे? एयर, वाटर बॉडीज, सॉइल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स एट्सेट्रा। उसके बाद हमने दो तरीके के वेस्ट देख लिए, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन से होते हैं? ऐसे वेस्ट सब्सटेंसेस जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक्शन की वजह से ब्रेक हो जाते हैं नॉन पॉइजनस सब्सटेंसेस में, और ये जनरली पॉल्यूट नहीं करते आपके एनवायरनमेंट को। नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑपोजिट होते हैं, जो ब्रेक नहीं होते नॉन पॉइजनस सब्सटेंसेस में। एग्जाम्पल डीडीटी, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। डीडीटी को बैन कर दिया गया है ड्यू टू इट्स हार्मफुल इफेक्ट। तो ये था बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब आते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? वाई सम मटीरियल्स आर बायोडिग्रेडेबल वेयर एज अदर्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। ऐसा क्यों होता है कि कुछ बायोडिग्रेडेबल हो जाते हैं, कुछ नॉन बायोडिग्रेडेबल हो जाते हैं? इसका आंसर ये है, जैसे कि अगर आपको करेले की सब्ज़ी दी जाए तो आप नहीं खाओगे, बट चांसेस हैं कि आपके पेरेंट्स करेले की सब्ज़ी खा लें। तो स्पेसिफिक होना आप कि कुछ चीज़ें खाते हो, कुछ चीज़ें नहीं खाते। सेम रूल अप्लाई होता है बैक्टीरियाज पे। बैक्टीरियाज और डिकम्पोजर्स स्पेसिफिक होते हैं, कुछ चीज़ें वो डिकम्पोज करते हैं, कुछ चीज़ें वो डिकम्पोज नहीं करते। जिन चीज़ों को वो डिकम्पोज कर देते हैं वो बायोडिग्रेडेबल, जो नहीं करते वो नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो आंसर क्या है? सुनो। द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड अदर डिकम्पोजर्स ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन आर एनवायरमेंट आर स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। स्पेसिफिक होते हैं। दे ब्रेक डाउन द नेचुरल मटीरियल और प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम नेचुरल मटीरियल, बट डू नॉट ब्रेक डाउन मैन मेड मटीरियल सच एज प्लास्टिक। नेचर ने जितने मटेरियल बनाए, नेचुरल जो चीज़ें हैं वो तो वो ब्रेक कर देंगे, लेकिन जो मैन मेड है वो ब्रेक नहीं करते। सो इट इज़ ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ डिकम्पोजर ऑर्गेनिज्म ऑफ बीइंग स्पेसिफिक इन देयर एक्शन दैट सम वेस्ट मटेरियल्स आर बायोडिग्रेडेबल वेयर एज अदर्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो इसी वजह से, क्योंकि उनका नेचर स्पेसिफिक है, इस वजह से कुछ मटेरियल्स बायोडिग्रेडेबल होते हैं और कुछ नॉन बायोडिग्रेडेबल। क्वेश्चन आ जाता है, जनरली 3 नंबर का है और इतना सिंपल आंसर है कि आप लिख सकते हो, तो याद रखना। नेक्स्ट टॉपिक इज इकोसिस्टम। अब हम बात करते हैं इकोसिस्टम के बारे में। इकोसिस्टम आप बचपन से पढ़ते ही आ रहे हो कि वो एरिया जहाँ पे एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स मिल के सर्वाइव करते हैं उसे बोलते हैं, एक सेकेंड, कहाँ पे थे हम लोग? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम जनरली आप बचपन से पढ़ते ही आ रहे हो कि हर वो एरिया जहाँ पे कुछ बायोटिक और कुछ एबायोटिक फैक्टर्स मिल के सर्वाइव करते हैं, उस एरिया को बोलते हैं इकोसिस्टम। तो यहाँ भी कुछ ज़्यादा बदला नहीं है, सेम ही है। वो फंक्शनल यूनिट या वो सिस्टम जहाँ पे लिविंग या नॉन लिविंग कंपोनेंट्स मिल के सर्वाइव करेंगे, उसे क्या बोलेंगे? इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम दो तरीके के हो सकते हैं, या तो नेचुरल या फिर आर्टिफिशियल। नेचुरल वो जो बाय नेचर हमें मिले हैं, आर्टिफिशियल वो जो मैन मेड है। तो एक्वेरियम नेचुरल है या फिर मैन मेड? ऑब्वियसली नेचुरल नहीं है, मैन मेड है। उसके बाद पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, ये सारे क्या हैं? इकोसिस्टम्स। फॉरेस्ट, लैंडस्केप, ग्रासलैंड्स, डेजर्ट, ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी आपकी? इकोसिस्टम में। इकोसिस्टम में इसमें से कुछ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कौन कौन से होते हैं? क्रॉप फील्ड्स हो गए, गार्डन्स हो गए, पार्क्स हो गए, एक्वेरियम्स हो गए, ये सारे क्या हैं? आर्टिफिशियल हैं। और इसमें से नेचुरल कौन से? ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, डेजर्ट, माउंटेन एट्सेट्रा, ये सारे क्या हैं? नेचुरल। तो इकोसिस्टम बेसिकली है क्या? इंटरेक्शन ऑफ living and non-living components for their survival is termed as an ecosystem. There are two types of ecosystem, natural and man-made. Man-made को और क्या बोलते हैं? artificial. Natural के example forest, desert, mountain. Artificial के example gardens, parks, aquarium. मतलब वो सारी चीज़ें जो इंसान ने खुद बनाई हैं। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? बेसिकली वही दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट।
एबायोटिक होते हैं जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट्स नॉन लिविंग होते हैं और बायोटिक कंपोनेंट्स लिविंग होते हैं। तो एबायोटिक कंपोनेंट्स में एग्जांपल क्या आ जाएंगे? सॉइल, वाटर, एयर, ये सारे क्या है? एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। और बायोटिक कंपोनेंट्स में एग्जांपल क्या हो जाएंगे? आपके एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो ये सारे क्या हो जाएंगे? बायोटिक कंपोनेंट्स। अब बायोटिक कंपोनेंट्स फर्दर अलग अलग कम्युनिटी में डिवाइड किए गए हैं। 3 है बेसिकली, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर जैसा कि आप सब जानते हैं ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ऑटोट्रॉप्स हम लास्ट चैप्टर में पढ़ के आ चुके हैं। वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद सिंथेसाइज करते हैं उन्हें ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। एग्जाम्पल प्लांट्स। कंज्यूमर्स जो किसी और ऑर्गेनिज्म पे अपने खाने के लिए डिपेंड करते हैं वो सारे क्या होते हैं? कंज्यूमर। सारे एनिमल्स कंज्यूमर होते हैं। डिकम्पोजर्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो डेड ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, वो होते हैं डिकम्पोजर्स। कुछ बैक्टीरिया, कुछ फंगाई डिकम्पोजर्स होते हैं। तो कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम 2 हैं, बायोटिक और एबायोटिक। एबायोटिक नॉन लिविंग, बायोटिक लिविंग। बायोटिक फर्दर 3 में डिवाइड है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर जो अपना खाना खुद बनाएंगे प्रोड्यूसर, जो दूसरों पर डिपेंड होंगे कंज्यूमर, जो डेड ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड होंगे वो डिकम्पोजर। तो यहाँ तक समझ आया? यहाँ तक में एबायोटिक और बायोटिक इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आते हैं हम आज का लास्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंस ऑफ डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है और किस लिए इंपॉर्टेंट है? डिकम्पोजर्स बेसिकली करते क्या हैं? जितने भी डेड ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब की बॉडीज़ को डिके करते हैं और उसका जितना भी रिमेनिंग बचता है वो सारा एनवायरनमेंट में मिक्स कर देते हैं। यही करते हैं ना? तो एक तरीके से वो क्लीनिंग का काम कर रहे हैं हमारे लिए, तो इसलिए उन्हें क्या बोलते हैं? क्लींजिंग एजेंट ऑफ एनवायरनमेंट। The decomposers help in decomposing the dead bodies of plants and animals and hence act as cleansing agents of the environment. और क्या करते हैं? It is only due to the presence of decomposers that the various nutrients elements which are initially taken by the plants from the soil, air and water are returned to the soil, air and water after the death of the plant and animals. जितनी भी चीज़ें प्लांट्स और एनिमल्स सॉइल से या एनवायरनमेंट से लेते हैं वो सारी चीज़ें उनकी डेथ के बाद वापस एनवायरनमेंट में मिल जाए, इसका काम कौन देखता है? डिकम्पोजर्स। तो इसलिए वो इम्पॉर्टेंट है। डिकम्पोजर्स आप ऐसे ही हल्के में नहीं ले सकते। डिकम्पोजर्स एज अ क्लींजिंग एजेंट काम करते हैं। वो जितने भी चीज़ें हमने या प्लांट्स ने एनवायरनमेंट से ली हैं हमारे मरने के बाद वापस एनवायरनमेंट में मिल जाएं, वो भी यही रेगुलेट करते हैं। तो ये था पूरा आज का टॉपिक, इकोसिस्टम वगैरह। इकोसिस्टम, बायोडिग्रेडेबल हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट क्लास में क्या है? फूड चेन, फूड वेब, ट्रॉपिक लेवल्स वगैरह पढ़ेंगे और होपफुली इस हफ्ते में ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। और चैप्टर 6 अच्छे से प्रिपेयर करो, दोबारा टेस्ट होगा उसका। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सी यू, बाय बाय।